लेट्स रिकैप। पिछले एपिसोड में देखा कि वीर ट्रांसमाइग्रेट होकर डायनेस्टी का 9वां प्रिंस बन गया था। साथ ही उसने 3 शादियां करके मोर चिल्ड्रन मोर ब्लेसिंग सिस्टम भी एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद वो नॉर्दर्न कमांडरी एरिया का किंग बन गया और अब अपनी चौथी पत्नी बनाने के लिए आयशा राव पर ट्राई मार रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीर प्रताप की बातें सुनकर आयशा राव हैरान रह गई। उसके कोमल हाथ में पकड़ी परफ्यूम बोतल हवा में ही जम गई थी। क्या वो नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन में नॉर्दर्न किंग के करीब आने के लिए ही नहीं आई थी? उसने सोचा भी नहीं था कि नॉर्दर्न किंग सच में उससे अकेले में बात करने का प्रस्ताव देंगे। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। अगर वो नॉर्दर्न किंग का दिल जीत पाती तो क्या वो नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन में मिस्टीरियस ग्रैंडमास्टर के ठिकाने के बारे में पता नहीं लगा पाती? इतना ही नहीं, अगर वो नॉर्दर्न किंग का दिल जीत पाती तो जब ब्लड मून टावर के लोग आते तो वो नॉर्दर्न किंग को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ सकती थी, जिससे उनके लिए अपना मिशन पूरा करना आसान हो जाता। और शायद उन्हें मिशन पूरा करने के लिए ब्लड मून टावर के लोगों के आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। ये सोचकर आयशा राव ने तुरंत वीर प्रताप से कहा, बेशक ये इस दासी का सम्मान है। वीर प्रताप मुस्कुराए और बोले, चूंकि ऐसा है तो कहीं और चलकर बात करते हैं। इस बात पर वीर प्रताप ने रिया राठौर की ओर देखा और कहा, कंसोर्ट, मैं मिस आयशा के साथ अकेले में बात करने की सोच रहा हूं। इन परफ्यूम सैंपल की बात है तो बस किसी से उन्हें सीधे 100 फ्लावर हाउस भिजवा देना। रिया राठौर जानती थी कि वीर प्रताप का इरादा आयशा राव को अपनी तरफ करना था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है योर हाइनेस, मैं बाद में किसी से इन परफ्यूम को 100 फ्लावर हाउस भिजवा दूंगी। इस पल वीर प्रताप पेवेलियन में लंबी बेंच से उठे और आंगन से बाहर निकलने के लिए मुड़े। मिस आयशा, कृपया मेरे पीछे आइए। मैं आपको एक शांत जगह ले चलूंगा। ये सुनकर आयशा राव मन ही मन व्यंग्य किया। ये सचमुच एक लंपट आदमी है। हालांकि वे अकेले होंगे, आयशा राव को जरा भी चिंता नहीं थी कि वीर प्रताप उसके साथ क्या कर सकता है। उसकी राय में वीर प्रताप बस एक बेकार राजकुमार था। उसकी अच्छी शक्ल के अलावा उसमें जरा भी ताकत नहीं थी। वो एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट भला एक बेकार राजकुमार से क्यों डरेगी? अगर वीर प्रताप बाद में उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करता तो वो हमेशा उसे टालने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ सकती थी। वो हमेशा उन आदमियों से इसी तरह निपटती थी जिन्हें उसे मारना होता था। अगर वीर प्रताप जबरदस्ती करने पर अड़ जाता तो वो अपनी चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करके वीर प्रताप को मोहित कर सकती थी, उसे एक खूबसूरत सपने में फंसा सकती थी। एक आम आदमी से निपटने के लिए आयशा राव के पास 100 तरीके थे, जो उसकी अपनी ताकत पर उसके विश्वास से आते थे। आयशा राव बाद में वीर प्रताप से कैसे निपटना है ये सोच रही थी, जबकि उसके पीछे पीछे मेन कोर्टयार्ड जा रही थी। वीर प्रताप और आयशा राव के कमरे में घुसने के बाद रिया राठौर ने तुरंत मीरा चौहान को बुलवाया। मीरा चौहान थोड़ी हैरान थी, रिया राठौर उसे क्यों ढूंढ रही होगी? हालांकि रिया राठौर को वीर प्रताप की बातों पर भरोसा था, फिर भी उसे डर था कि कुछ गलत हो सकता है। आखिर वीर प्रताप और आयशा राव अकेले थे और आयशा राव एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट थीं। रिया राठौर को मेन कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर मीरा चौहान उसके पास गई और पूछा, रिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? इस समय साथ बिताने के बाद मीरा चौहान और रिया राठौर बहुत परिचित हो गई थीं। मीरा चौहान अब रिया राठौर को प्रिंसेस नहीं कहती थी, बल्कि सीधे उसके नाम से बुलाती थी। रिया राठौर ने तब कहा, आंटी मीरा, योर हाइनेस मिस आयशा को कमरे में ले गए हैं और मुझे डर है कि कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने किसी को आपको देखने के लिए बुलाने को कहा। ये सुनकर मीरा चौहान ने रिया राठौर को हैरान भरी नजर से देखा। रिया, क्या तुम जिस मिस आयशा की बात कर रही हो वो वही है जिसे तुमने मेंशन में बुलाया था? मीरा चौहान कुछ भ्रमित थीं। उसने अभी सोचा था कि रिया राठौर ने 100 फ्लावर हाउस से कोटेसान को वीर प्रताप की सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन अब रिया राठौर उसे देखने के लिए कह रही थी।
इसका क्या मतलब था? क्या रिया राठौर जल रही क्या वो चाहती थी कि वो बीच बचाव करे? मीरा चौहान ने फिर पूछना जारी रखा, क्या तुम चाहती हो कि मैं वीरर से बात करूं? उसे बताऊं कि वो ऐसी वैसी औरतों से ना जुड़े? मीरा चौहान की बातें सुनकर रिया राठौर को तुरंत एहसास हुआ कि मीरा चौहान गलत समझ गई है, इसलिए उसने तुरंत समझाया, आंटी मीरा, आपने गलत समझा। मेरा मतलब ये है कि योर हाइनेस किसी और के साथ अकेले हैं और ये थोड़ा असुरक्षित हो सकता है। अगर बाद में कुछ होता है तो आप तुरंत बीच में आ सकती हैं। तभी मीरा चौहान को एहसास हुआ कि रिया राठौर को चिंता थी कि 100 फ्लावर हाउस की कोटेसन वीर प्रताप के लिए खतरा हो सकती है। हालांकि दोबारा सोचने पर रिया राठौर इतनी सतर्क होकर सही कर रही थी। उसे पहले भी लगा था कि 100 फ्लावर हाउस की उस कोटेसन में कुछ अजीब था। वो औरत बहुत हल्के कदमों से चलती थी, बिल्कुल उन एक्सपर्ट्स की तरह जिनकी लाइट फुटवर्क बेहतरीन होती है। वीर प्रताप को एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ अकेला छोड़ना, जिसे इंटरनल एनर्जी होने का शक था, वाकई थोड़ा खतरनाक था। मीरा चौहान ने कहा, मैं समझ गई। अगर कमरे में कुछ भी असामान्य होता है तो मैं तुरंत अंदर जाऊंगी। इस बीच कमरे के अंदर वीर प्रताप मेज पर बैठे उन्होंने ड्रैगन फीनिक्स टी की एक केतली बनाई और फिर आयशा राव से मुस्कुराते हुए कहा, मिस आयशा, कृपया बैठिए। धन्यवाद योर हाइनेस। आयशा राव तब धीरे से बैठ गई। इस पल उसकी कमर स्टूल से थोड़ी दब गई थी, जिससे पता चलता था कि उसका शरीर बहुत नरम था। आयशा राव ने तब मुहक्क अंदाज में पूछा, योर हाइनेस, आप नॉर्दर्न कमांडरी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये दासी आपको बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ बताएगी। वीर प्रताप ने तुरंत कोई हरकत नहीं की। उसने गंभीरता से पूछा, मिस आयशा, क्या आप नॉर्दर्न कमांडरी में किसी खूबसूरत लड़की को जानती हैं? खासकर उन सुंदरियों को जो राज्यों को पलट दें और चांद को छिपा दें और फूलों को शर्मा दें। वीर प्रताप का सवाल सुनकर आयशा राव को उसके प्रति थोड़ी घृणा महसूस हुई। वो सचमुच एक लंपट आदमी था। वो अभी अभी नॉर्दर्न कमांडरी में आया था और पहले से ही वहां की खूबसूरत औरतों के बारे में पूछ रहा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, ये देखते हुए कि उसने हाल ही में 2 कॉन्क्यूबाइन रखी थीं। वो शायद अब और रखना चाह रहा था। आयशा राव ने तब जवाब दिया, योर हाइनेस, नॉर्दर्न कमांडरी राजधानी से अलग है। राज्यों को पलटने वाली सुंदरता वाली औरतें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इस दासी ने सुना है कि ग्रासलैंड्स पर एक बहुत खूबसूरत औरत है। यह सुनकर वीर प्रताप तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। ओ, क्या मिस आयशा ग्रासलैंड्स के बारबेरियंस की बात कर रही हैं? बारबेरियंस के पास खूबसूरत औरतें कैसे हो सकती हैं? आयशा राव ने कहा, योर हाइनेस, हालांकि ग्रासलैंड्स पर ज्यादातर औरतें अपेक्षाकृत मजबूत होती हैं और ग्रेट ड्रैगन डायनेस्टी के पुरुषों के सौंदर्य मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं, फिर भी बारबेरियन रॉयल कोर्ट के अंदर अच्छी कदकाठी वाली कई खूबसूरत औरतें हैं। मैंने जिस खूबसूरत औरत का जिक्र किया है वो बारबेरियन रॉयल कोर्ट के अंदर है। वीर प्रताप ने इस बारे में सोचा। बारबेरियन रॉयल कोर्ट की औरतें ऐसी नहीं थीं जिन तक वो अपनी मौजूदा स्थिति में पहुंच सकता था। उसे अभी भी कुछ और व्यावहारिक चाहिए था। मिस आयशा, कृपया मुझे उन औरतों के बारे में बताएं जिन तक मैं अभी पहुंच सकता हूं। बारबेरियन रॉयल कोर्ट ऐसी जगह नहीं है जहां मैं अभी जा सकूं। योर हाइनेस, क्या वो खूबसूरत औरत जिस तक आप अभी पहुंच सकते हैं वो आपके ठीक सामने नहीं है? ये सुनकर वीर प्रताप के होंठ हल्के से मुड़ गए। आयशा राव खुद को और नहीं रोक पाई और उसे बहकाना शुरू करने वाली थी। चूंकि ऐसा था, वो शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। आज उसकी छोटी दिया शर्मा छुट्टी ले सकती थी। वीर प्रताप ने तब आयशा राव की कोमल टांग पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस आयशा सही कह रही हैं। मैं बाहर खूबसूरत औरतों को ढूंढ रहा था और अपने ठीक सामने वाले को नहीं देख रहा था। ये मेरी गलती थी। इस पल आयशा राव के शरीर से आती खुशबू ने वीर प्रताप की नाक पर जोरदार हमला किया और वीर प्रताप का शरीर तुरंत बेचाल हो गया।
अपने मौजूदा रेल्म के साथ अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं था। बेशक वीर प्रताप का आज खुद को नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं था। वीर प्रताप को हरकत करते देख आयशा राव जान गई कि स्थितियां अनुकूल थीं और वो अब वीर प्रताप के खिलाफ अपनी चार्म टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती थी। चार्म टेक्निक से बहकाया गया कोई भी व्यक्ति उसकी दया पर होगा। वो तब पूछ सकती थी कि प्रिंस मेंशन का मिस्टीरियस ग्रैंड मास्टर कहा गया था। तुरंत आयशा राव ने वीर प्रताप की ओर देखा। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं और कहा, योर हाइनेस, आप कितने शरारती हैं। आप किसी से मिलते ही उसे छूना कैसे शुरू कर सकते हैं? इस बात पर आयशा राव ने वीर प्रताप की आंखों में देखा, अपनी चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करने की तैयारी करते हुए। हालांकि अगले ही पल आयशा राव हक्की बक्की रह गई। उसके शरीर में मौजूद इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब वो एक आम औरत से अलग नहीं थी। आयशा राव हैरान थी, ये कैसे हो सकता है? एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी इंटरनल एनर्जी खोने के लिए उसे किसी तरह की इंटरनल एनर्जी डिस्पर्सिंग मेडिसिन दी जानी चाहिए। लेकिन जब से वो प्रिंस मैंशन में घुसी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था, है ना? उसने वो चाय भी नहीं पी थी जो नॉर्दर्न किंग ने उनके कमरे में घुसने के बाद बनाई थी। आयशा राव का चेहरा नाटकीय रूप से बदलते देख वीर प्रताप जान गया कि उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वीर प्रताप ने तब आयशा राव के नरम और हड्डियों रहित शरीर को गले लगा लिया। मिस आयशा, तुम सच में खूबसूरत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो। ये सुनकर आयशा राव तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, योर हाइनेस, हम अभी अभी मिले हैं। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? शायद हमें कुछ और समय तक एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। आयशा राव ने पाया कि उसकी सारी इंटरनल एनर्जी ही नहीं चली गई थी, बल्कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो वीर प्रताप को बिल्कुल भी धकेल नहीं पा रही थी, जैसे उसे सच में कोई दवा दी गई हो। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर आयशा राव अपनी मौजूदा दुर्दशा को कैसे नहीं समझ सकती थी। अगर वीर प्रताप अब उसके साथ कुछ भी करता तो वो पूरी तरह से निहत्थी होती। आयशा राव को घबराते देख वीर प्रताप ने अपने हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी, उसकी खूबसूरत आंखों में देखा और कहा, मिस आयशा, पहली बार मिलना अजनबी होता है, दूसरी बार जान पहचान हो जाती है। चूंकि हमें एक दूसरे को जानना है तो बेहतर है कि हम एक दूसरे को गहराई से जानें। इस पर वीर प्रताप ने आयशा राव के लाल होठों को चूमा। आयशा राव ने संघर्ष करने और वीर प्रताप को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो केवल दबी हुई आवाजें ही निकाल पाई। थोड़ी देर बाद वीर प्रताप सीधे इस मोहक टॉप टियर ब्यूटी को अपने बिस्तर पर ले गया और उनके रिश्ते की कल्टीवेशन शुरू कर दी। टिंग, बधाई हो होस्ट, एक और महिला को हासिल करने और मिरियड पॉइजन इम्यूनिटी पिल प्राप्त करने के लिए। होस्ट और आयशा राव ने अपना रिश्ता विकसित किया, क्यूई रिफाइनिंग आर्ट के लिए 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए और वाइटैलिटी रेस्टोरेशन पाम के लिए 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। हालांकि सिस्टम की सूचनाएं उसके कानों में पहले ही बज चुकी थीं, वीर प्रताप का इस समय उन पर ध्यान देने का कोई मन नहीं था। वो अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि आयशा राव की रेटिंग 95 क्यों थी। हालांकि वे सभी 90 पॉइंट से ऊपर थीं, ये महिला अल्टीमेट ऑफ अल्टीमेट्स थी, जिसने उसे खुद पर काबू पाने में असमर्थ बना दिया था। इस पल मेन कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार पर रिया राठौर बेचैनी से इंतजार कर रही थीं, लेकिन तभी उन्हें कमरे के अंदर से हल्की आवाजें सुनाई दीं। ये आवाज सुनकर रिया राठौर ने आखिरकार राहत की सांस ली। लग रहा था कि नॉर्दर्न किंग सफल हो गया था। आगे नॉर्दर्न किंग के मैनर में एक और 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट होगी। मीरा चौहान का चेहरा इस समय थोड़ा लाल था। प्रिंसेस कंसॉर्ट का उसे छुपकर सुनने के लिए ले जाना उसके दिल में एक अजीब सी भावना जगा गया था। हाल ही में वो हमेशा वीर प्रताप के सुंदर चेहरे के बारे में सोचती थी, आधी रात में, अंतहीन खालीपन और अकेलेपन के साथ।
मीरा चौहान खुद को लगातार याद दिलाती रहती थीं कि वीर प्रताप उसकी बहन देविका का बेटा था और वो उसके लिए ऐसे एहसास नहीं रख सकती थीं। लेकिन दिन के दौरान उसकी नज़रें हमेशा अनजाने में वीर प्रताप पर पड़ जाती थीं। हर बार जब वो वीर प्रताप और दूसरी महिलाओं की मिलीजुली आवाज़ें सुनती थी तो वो अपने दिल की बेचैनी को और भी ज्यादा दबा नहीं पाती थी। लेकिन वीर प्रताप, वो बदमाश, को इनर कोर्टयार्ड में गुल छर्रे उड़ाना पसंद था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे डर था कि वो सच में कुछ गलत कर बैठेगी। इस पल मीरा चौहान ने तुरंत अपनी क्यूई को प्रवाहित किया, अपने मन को स्थिर करने के लिए और खुद को ज्यादा सोचने से रोकने के लिए। अपनी क्यूई प्रवाहित करते हुए मीरा चौहान ने अपने दिल में खुद को याद भी दिलाया, वीर बहन देविका का बेटा है, मुझे कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए। इस समय रिया राठौर ने मीरा चौहान को अपनी आंखें बंद करते हुए और उसका चेहरा लाल होते हुए तो वो अपना मुंह ढककर हंसे बिना नहीं रह सकी। आखिरकार वो एक महिला थी, और एक ऐसी महिला जिसने कभी अंतरंगता का अनुभव नहीं किया था। अगर उन आवाज़ों ने उसे प्रभावित नहीं किया होता तो ये असामान्य होता। हालांकि इससे ये भी पता चलता था कि मीरा चौहान के दिल में नॉर्दर्न किंग के लिए भावनाएं थीं, लेकिन उनकी पहचान के कारण वो अपनी रोमांटिक भावनाओं को दबा रही थीं। तभी रिया राठौर को अचानक कुछ याद आया। ऐसा लग रहा था कि मीरा चौहान हाल ही में ड्रैगन फीनिक्स टी पी रही थी। दूसरे लोग ड्रैगन फीनिक्स टी के प्रभावों को नहीं जानते थे, इसीलिए वे नहीं जानते थे कि इसे पीने का क्या मतलब था, लेकिन वो जानती थी क्योंकि वीर प्रताप ने उसे बताया था। रिया राठौर ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्दर्न किंग सच में मीरा चौहान को अपनी महिला बनाना चाहता था? वो आयशा राव, एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट को वश में करने में सक्षम था, ड्रैगन फीनिक्स टी पर भरोसा करके, और मीरा चौहान भी ड्रैगन फीनिक्स टी पी रही थी। इसका मतलब था कि निकट भविष्य में अगर वीर प्रताप ने मीरा चौहान को अपनी महिला बनाने पर जोर दिया तो मीरा चौहान विरोध नहीं कर पाएगी। ये सोचकर रिया राठौर ने मीरा चौहान को एक अर्थपूर्ण नजर दी। ऐसा लग रहा था कि मीरा चौहान इस जीवन में उनके नॉर्दर्न किंग के चंगुल से बच नहीं पाएगी। दर्द भरे पल लंबे होते हैं, खुशियों के पल छोटे। हालांकि समय की लंबाई और छोटापन सापेक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए वीर प्रताप को लगा कि समय छोटा था, जबकि आयशा राव को लगा कि समय लंबा था। आयशा राव ने भागने के हर संभव तरीके आजमाए, लेकिन अंत में उसे हमेशा वीर प्रताप द्वारा वापस खींच लिया जाता था। उसे अपने दिल में एक बहुत बड़ी अपमान महसूस हुई। वो एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट आज वास्तव में एक साधारण व्यक्ति के हाथों में पड़ गई थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे फंसाया गया था। अनगिनत घंटों के बाद वीर प्रताप ने आयशा राव की पतली कमर को कसकर गले लगाया और उसके कान में हंसते हुए कहा, आयशा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 100 फ्लावर हाउस की एक दरबारी अभी भी वर्जिन होगी। लगता है मेरी किस्मत काफी अच्छी है। इस पल वीर प्रताप के शब्द एक शैतान की फुसफुसाहट जैसे थे। आयशा राव ने अपने दांत पीसे, उसे कोसना चाहती थी, लेकिन अंत में वो रुक गई। उसे नॉर्दर्न किंग के मैनर से निकलने का रास्ता खोजना था, उस जगह को छोड़ने के लिए जहां उसने इतना अपमान सहा था। एक बार जब उसका कल्टीवेशन ठीक हो जाएगा तो वो वापस आएगी और इस व्यक्ति को मार डालेगी जिसने उसकी पवित्रता छीन ली थी। आयशा राव ने तब एक मीठी नाजुक आवाज में कहा, योर हाइनेस, कृपया इस सर्वेंट गर्ल को जाने दें, ये सर्वेंट गर्ल अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयशा राव की आवाज सुनकर वीर प्रताप और भी बेचैन हो गया। वीर प्रताप ने कहा, आयशा, तुम अब से नॉर्दर्न किंग के मैनर में क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी सेवा करो। यह सुनकर आयशा राव का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, योर हाइनेस, इस सर्वेंट गर्ल के 100 फ्लावर हाउस में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर योर हाइनेस सच में इस सर्वेंट गर्ल को खरीदना चाहते हैं तो कृपया इस सर्वेंट गर्ल को 100 फ्लावर हाउस वापस जाने दें, अपनी चीजें लाने और उन्हें नॉर्दर्न किंग के मैनर में लाने के लिए। वीर प्रताप ने आयशा राव की चिकनी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, वे चीजें खर्च करने योग्य हैं, बस नहीं खरीद लो। वैसे भी हमारे नॉर्दर्न किंग के मैनर में अब चांदी की कमी नहीं है। आयशा राव ने जल्दी से एक नया बहाना ढूंढा और कहा, योर हाइनेस,
ये सर्वेंट गर्ल 100 फ्लावर हाउस में पली बड़ी है और वहां अपनी बहनों के प्रति गहरा स्नेह रखती है। ये सर्वेंट गर्ल उन्हें छोड़ने में थोड़ी झिझक रही है। अगर योर हाइनेस सच में इस सर्वेंट गर्ल को पसंद करते हैं तो क्या आप कृपया इस सर्वेंट गर्ल को कुछ समय दे सकते हैं उन्हें विदा कहने के लिए? अब वो केवल इमोशनल कार्ड खेल सकती थी ताकि वीर प्रताप उसे जाने दे। वीर प्रताप ने कहा, ठीक है फिर, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं, कैसा रहेगा? आयशा राव ने मन ही मन सोचा, 1 महीना? एकदम सही। ब्लड मून टावर से लोग जल्द ही आ जाएंगे। 1 महीने बाद इस साथी का मौत का दिन होगा। उस समय वो व्यक्तिगत रूप से इस साथी से निपटेगी अपनी नफरत निकालने के लिए। हालांकि उसने अपने दिल में ऐसा सोचा, आयशा राव ने फिर भी मोहक ढंग से कहा, धन्यवाद योर हाइनेस, आपकी समझ के लिए। ये सर्वेंट गर्ल भविष्य में योर हाइनेस की जरूर अच्छी सेवा करेगी। आयशा राव के गोरे शरीर को देखकर वीर प्रताप खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर उनके रिश्ते को कल्टीवेट किया। अज्ञात समय के बाद वीर प्रताप ने आखिरकार आयशा राव को जाने दिया। जब आयशा राव नॉर्दर्न किंग के मैनर के गेट से बाहर निकली, उसका शरीर अभी भी लगातार कांप रहा था, पूरी तरह से कमजोर था और उसे नॉर्दर्न किंग के मैनर की मेट की जरूरत पड़ी चलने के लिए, सहारा देने के लिए। आयशा राव ने तब अपना सिर घुमाया और नॉर्दर्न किंग के मैनर के प्लेग पर नजर डाली। उसके चेहरे पर भाव तुरंत बेहद ठंडे हो गए और उसकी आंखों में एक गहरी किलिंग इंटेंट कौंध गई। नॉर्दर्न किंग, तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम्हारा मौत का दिन जल्द ही आएगा। अपने दिल में ये कड़वे शब्द कहने के बाद आयशा राव मुड़ी और 100 फ्लावर हाउस लौट गई। आयशा राव के जाने के बाद वीर प्रताप कमरे से बाहर आया और उसने मीरा चौहान और रिया राठौर को देखा। रिया राठौर ने इस समय कहा, बधाई हो योर हाइनेस, सुंदरता का दिल जीतने के लिए। वीर प्रताप रिया राठौर के पास आया, उसे गले लगाया और फिर धीरे से कहा, यह सब तुम्हारी व्यवस्थाओं की वजह से है कंसॉर्ट। इस पल मीरा चौहान ने उसे बगल से याद दिलाया, वीर, मैंने देखा है कि तुम हाल ही में ज्यादा से ज्यादा बेतुके होते जा रहे हो। तुम सच में एक दरबारी को घर है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो नॉर्दर्न कमांडरी के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम उनके किंग हो। मीरा चौहान की डांट सुनकर वीर प्रताप ने आह भरी और कहा, आंटी मीरा, दरअसल मेरी अपनी मुश्किलें हैं। ये सुनकर मीरा चौहान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर पूछा, क्या मुश्किलें? हालांकि मीरा चौहान अंदर ही अंदर मानती थी कि वीर प्रताप अपनी अय्याशी के लिए बहाने बना रहा था। मीरा चौहान आम लोगों से अलग थी, वो आमतौर पर वीर प्रताप की व्याख्याओं को सुनती थी। वीर प्रताप ने तब रिया राठौर से कहा, कंसॉर्ट, आंटी मीरा को बताओ कि मेरी मुश्किलें क्या हैं। रिया राठौर एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे कैसे पता होगा कि वीर प्रताप की क्या मुश्किलें थीं? क्या उसका पति बस खूबसूरत महिलाओं का शौकीन नहीं था? हालांकि रिया राठौर ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और फिर रिया राठौर ने मीरा चौहान से कहा, आंटी मीरा, मैं तुम्हें नॉर्दर्न किंग के मामलों के बारे में बाद में बताऊंगी। उसकी सच में अपनी मुश्किलें हैं। ये सुनकर मीरा चौहान ने रिया राठौर को संदेह से देखा। उसे अब गंभीर रूप से संदेह था कि क्या वीर प्रताप और रिया राठौर नाटक कर रहे थे, क्योंकि पति और पत्नी अक्सर एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तब मीरा चौहान ने और कुछ नहीं कहा, मैं गश्त पर जा रही हूं, तुम दोनों बातें करो। मीरा चौहान की जाती हुई पीठ को देखकर रिया राठौर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और फिर से हंस पड़ी। वीर प्रताप ने हैरानी से पूछा, प्रिया, तुम किस बात पर हंस रही हो? रिया राठौर ने जवाब दिया, मेरे स्वामी, आपने अभी अभी चाची मीरा के हाव भाव नहीं देखे? जब वो आंगन के दरवाजे पर थीं तो उनका चेहरा लाल हो गया था और वो बहुत परेशान लग रही थी। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा कि ये जरूर ड्रैगन फीनिक्स चाय का असर होगा। रिया राठौर ने फिर पूछा, मेरे स्वामी, क्या मिस ऐशा सच में पूरी तरह से आपकी हो गई हैं? वीर प्रताप ने एक पल के लिए सोचा। जब ऐशा राव पहले गई थी तो उसने उसकी फेवरेबिलिटी पर एक नजर डाली थी।
उसके जबरदस्ती वाले कामों की वजह से उसकी फेवरेबिलिटी कम नहीं हुई थी, बल्कि ड्रैगन फीनिक्स चाय के असर से उसकी फेवरेबिलिटी 10 बढ़कर 70 तक पहुंच गई थी। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो पूरी तरह से मान गई है। वीर प्रताप ने फिर कहा, अभी नहीं, लेकिन अगर वो प्रिंस मैंशन में कुछ और बार आती है तो मुझे यकीन है कि वो जल्द ही यहां से जाना नहीं चाहेगी। रिया राठौर ने कहा, तो ये दासी कामना करती है कि मेरे स्वामी जल्द ही मिस ऐशा को जीतने में सफल हों। वीर प्रताप हल्की सी मुस्कान दिए और कुछ नहीं कहा। ऐशा राव 100 फ्लावर हाउस लौटने के बाद उसने तुरंत और ध्यान से वो सब याद किया जो उसने प्रिंस मैंशन में घुसने के बाद किया था। आखिरकार वो एक 9th रैंक एक्सपर्ट थी, फिर भी उसे उसकी जानकारी के बिना नशा दे दिया गया था। खुशकिस्मती से नॉर्दर्न किंग उसकी पहचान नहीं जानता था और सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मोहित था। अगर नॉर्दर्न किंग उसे आज मारना चाहता तो वो शायद अब तक मर चुकी होती। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ दूसरी बार हो। कुछ देर सोचने के बाद भी ऐशा राव समझ नहीं पाई कि उसे कहाँ नशा दिया गया होगा। तभी ऐशा राव को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत मेज पर रखे एक लकड़ी के बक्से से परफ्यूम की एक बोतल निकाली। उसे नशा देने का मौका शायद प्रिंस मैंशन का परफ्यूम था। ऐशा राव ने फिर परफ्यूम की एक बोतल खोली और उसे सूंघा, लेकिन इस परफ्यूम से उसकी इंटरनल एनर्जी खत्म नहीं हुई। तुरंत बाद ऐशा राव ने परफ्यूम की सारी बोतलें खोलीं और उन सबको सूंघा, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी अभी भी मौजूद थी। उसे अचानक याद आया कि नॉर्दर्न किंग से दूर जाने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी तुरंत ठीक हो गई थी। क्या समस्या नॉर्दर्न किंग में ही थी? लेकिन नॉर्दर्न किंग तो बस एक साधारण व्यक्ति था। क्या उसके पास ऐसे रहस्यमय तरीके हो सकते थे? जितना ज्यादा ऐशा राव ने इस बारे में सोचा, वो उतने ही ज्यादा घबरा गईं। वो अब बहुत चिढ़ी हुई थी। असल में उसका इरादा सिर्फ नॉर्दर्न किंग को बहकाने का था, फिर अपनी चार्म टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे मोहित करके अपने कंट्रोल में करना था। नतीजा ये हुआ कि बहकाने की कोशिश नाकाम रही, बल्कि वो खुद मुसीबत में फंस गई। उस आदमी ने उसे इतनी देर तक परेशान किया था कि उसे यह भी लगा कि कहीं वो उसके बच्चे से गर्भवती ना हो जाए। ये सोचकर ऐशा राव भड़क उठी। धत तेरी की नॉर्दर्न किंग, वो लंपट, मैं खुद उसे देर सबेर हिजड़ा बना दूंगी। इसी बीच नॉर्दर्न प्रिंस मैंशन। वीर प्रताप आज दिया शर्मा से मिलने नहीं गया था, इसलिए दिया शर्मा को एक दुर्लभ छुट्टी मिली थी। मीरा चौहान अंदर के आंगन में घूमकर मेन कोर्टयार्ड लौट आई। इस समय वीर प्रताप अब मेन कोर्टयार्ड में नहीं था, मंडप में सिर्फ रिया राठौर थी। मीरा चौहान तुरंत रिया राठौर के पास गई। रिया, वीर ने पहले कहा था कि उसके अय्याश होने के उसके कारण हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हैं कि उसके क्या कारण हैं? ये रिया राठौड़ थोड़ी हैरान रह गई। कोई भी देख सकता था कि वीर प्रताप ने सिर्फ बहाना बनाया था, लेकिन मीरा चौहान ने सच में मान लिया था कि उसके कारण थे। उसके क्या कारण हो सकते थे? वो तो बस अय्याश था। बेशक वीर प्रताप की प्रिया होने के नाते रिया राठौर अपने पति के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहेगी। रिया राठौर ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, चाची मीरा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरे स्वामी हाल ही में बहुत बदल गए हैं? हालांकि वो अभी भी स्त्री पुरुष के मामलों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनमें और नॉर्दर्न किंग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में अज्ञानी और अक्षम होने की अफवाह थी। रिया राठौर को ये कहते हुए सुनकर मीरा चौहान ने इस बारे में सोचा, और ये सच में ऐसा ही था। ये तो छोड़िए कि वीर प्रताप के पास 2 रहस्यमय हथियार और एक पेड़ था जो इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता था। उसके व्यक्तिगत चरित्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। पहले वो मैंशन के मामलों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसकी चाची उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित करती थी। लेकिन हाल ही में वीर प्रताप ने असल में साबुन और परफ्यूम बनाए थे, जिसका इरादा प्रिंस मैंशन की आय बढ़ाना था। इसके अलावा वो रंजीत सिन्हा से सक्रिय रूप से सेना को प्रशिक्षित करवा रहा था। बेशक सबसे बड़ा बदलाव उसकी इंटरनल एनर्जी में उतार चढ़ाव था, जो अब उसके पास था।
वो अब एक मार्शल आर्टिस्ट था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसकी इंटरनल एनर्जी कहां से आई थी। वो सच में एक मार्शल आर्टिस्ट था। लेकिन फिर भी इसका उसके अय्याश होने के कारणों से क्या लेना देना था? मीरा चौहान ने पूछना जारी रखा। वीर सच में हाल ही में बहुत बदल गया है, लेकिन इसका उन कारणों से क्या लेना देना है जिनका उसने जिक्र किया था? रिया राठौर के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। फिर उसने आह भरी और कहा, चाची मीरा, मेरी राय में मेरे स्वामी अज्ञानी और अक्षम नहीं है, ना ही उन्हें सच में सुंदरता पसंद है। वो जो कुछ भी करते हैं वो असल में खुद को बदनाम करने के लिए है, अपनी जान बचाने के लिए है। जरा सोचिए, अगर वो एक पढ़े लिखे और सक्षम राजकुमार होते तो क्या वो राजधानी से जिंदा निकल पाते? रिया राठौर की बातें सुनकर मीरा चौहान का दिमाग सुन्न हो गया और वो तुरंत पिछली घटनाओं को समझ गईं। उसने हमेशा सोचा था कि वीर प्रताप को उसके द्वारा बिगाड़ा गया था, ये मानकर कि वीर प्रताप भोग विलास में डूबा रहेगा। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये वीर प्रताप का एक नाटक हो सकता है। अब जब उसने इस बारे में सोचा, अगर वीर प्रताप अज्ञानी और अक्षम होने का ढोंग नहीं करता तो शायद कई गुट उसके खिलाफ हो जाते जब वो अभी भी राजधानी में होता। ब्लड मून टावर द्वारा हत्या का प्रयास एक स्पष्ट उदाहरण था। उसे पहले से ही एक अज्ञानी और बेकार राजकुमार माना जाता था। सम्राट द्वारा ठंडे और बंजर उत्तर में भी निर्वासित किया गया था, फिर भी कुछ लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। अगर वो थोड़ी और समझदारी दिखाता तो क्या उसे दूसरों के लिए और भी बड़ा खतरा नहीं माना जाता? क्या वे राजकुमार उसे और भी ज्यादा मारना नहीं चाहेंगे? ये सोचकर कि उसने वीर प्रताप को गलत समझा था, मीरा चौहान को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि महसूस हुई। पता चला कि शुरू से अंत तक ऐसा नहीं था कि वीर प्रताप बड़ा नहीं हुआ था, वही थी जो वीर प्रताप को कभी समझ नहीं पाई थी। अज्ञानी और अक्षम होने का ढोंग करने के लिए वीर प्रताप ने बहुत दबाव झेला होगा। वो उसकी चाची सच में अक्षम थी। उसने एक बार अपनी बहन से कहा था कि वो वीर की जिंदगी भर देखभाल करेगी, फिर भी वीर ने अंदर ही अंदर कितनी कठिनाइयां झेली थीं, उसे कुछ भी नहीं पता था, यहां तक कि उसे अज्ञानी और अय्याश समझती थी। रिया राठौर की वीर प्रताप से शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वो उसके दिल में दबे राज जानती थी। जबकि वो 10 साल से ज्यादा समय से वीर प्रताप के साथ रही थी, उसके कारणों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मीरा चौहान ने फिर रिया राठौर से उदास स्वर में कहा, रिया, तुम सही हो। मैं उसकी चाची ही अक्षम हूं, वो अंदर ही अंदर जो दबाव झेलता है उससे अनजान हूं। तुम अब उसकी सबसे करीबी व्यक्ति हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी अच्छे से देखभाल करने में मेरी मदद कर सको और उसके कुछ बोझ बांट सको। रिया राठौर मुस्कुराई और बोली, चाची मीरा, कृपया ऐसी बातें मत कहिए। मेरे स्वामी की नजरों में कोई भी महिला आपके जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। मीरा चौहान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने उस विषय पर और बात नहीं की। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। आज नॉर्दर्न किंग के मिनोर की परफ्यूम की दुकान खुलने का दिन था। 100 फ्लावर हाउस की लड़कियों के आधे महीने के प्रमोशन के बाद पूरे वर्धन सिटी को अब पता चल गया था कि मैनर में बना परफ्यूम बहुत अच्छा था। सुबह परफ्यूम की दुकान खुलते ही नॉर्दर्न कमांड्री के एरिस्टोक्रेटिक परिवारों और अधिकारियों से युवा मिस और मैडम उमड़ पड़े थे। आधे घंटे से भी कम समय में पिछले आधे महीने में मैनोर में बना सारा परफ्यूम बिक गया था। वीर प्रताप परफ्यूम की दुकान पर नहीं गया था, वो घर पर वर्ल्ड मैप का अध्ययन कर रहा था। चूंकि उसने उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो अब पहले की तरह अथर्व तोमर की तरह घूमना और बिल्कुल भी किताबें न पढ़ना जारी नहीं रख सकता था। इस समय रिया राठौर और प्रिया शर्मा लौट आई थीं। उन्हें इतनी जल्दी वापस आते देख वीर प्रताप ने अपने हाथ में रखा मैप नीचे रख दिया और पूछा, कंसॉर्ट, परफ्यूम की बिक्री कैसी रही? रिया राठौर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, योर हाइनेस, मेरा मानना है कि परफ्यूम की कीमत अभी भी बहुत कम है। यह सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? रिया राठौर ने जवाब दिया,
हमारे मेनॉर ने आधे महीने में 2000 बोतल परफ्यूम से भी कम बनाए, फिर भी वे सभी आधे घंटे से भी कम समय में बिक गए। वीर प्रताप ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? वीर प्रताप मूर्ख नहीं था। परफ्यूम की एक बोतल के लिए 1 टायल चांदी की शुरुआती कीमत दरअसल नॉर्दर्न कमांडरी की आर्थिक स्थिति पर आधारित थी। आखिर नॉर्दर्न कमांडरी इतनी गरीब थी और इतने अमीर परिवार नहीं थे जो परफ्यूम खरीद सके। फिर भी रिया राठौर ने उसे बताया कि सारे परफ्यूम आधे घंटे से भी कम समय में झपट लिए गए थे। इस समय प्रिया शर्मा ने बगल से कहा, योर हाइनेस, कई बाहरी लोग परफ्यूम खरीदने आए थे, खासकर दूसरी जगहों से आए मर्चेंट कारवां। वे परफ्यूम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और इसे दर्जन दर्जन बोतल खरीद रहे हैं। वीर प्रताप तुरंत कारण समझ गया। ऐसा लगता था कि मैनॉर के परफ्यूम ने उन मर्चेंटों का ध्यान खींचा था, इसीलिए वो इतनी जल्दी बिका था। वे मर्चेंट शायद परफ्यूम अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद रहे थे, बल्कि इसे बेचने के लिए दूसरी जगहों पर ले जा रहे थे, जैसे राजधानी जैसे समृद्ध इलाकों में। वीर प्रताप ने एक पल के लिए सोचा, ये महसूस करते हुए कि उसका पर्सपेक्टिव इतना संकीर्ण नहीं हो सकता था। भविष्य में उसे एक आर्मी खड़ी करनी होगी, जिसके लिए बहुत सारी चांदी की जरूरत थी। उसकी आर्थिक गतिविधियां निश्चित रूप से केवल नॉर्दर्न कमांडरी तक ही सीमित नहीं रह सकती थीं। नॉर्दर्न कमांडरी के आम लोगों के पास जेब में कम पैसा था, इसलिए उनसे संसाधन निकालकर एक आर्मी का समर्थन करने की कोशिश करना बड़े पैमाने पर अवास्तविक था। ये सोचकर वीर प्रताप ने रिया राठौर और बाकी 2 महिलाओं की ओर देखा, फिर पूछा, कंसॉर्ट, अगर तुम अभी राजधानी में होती, अभी भी राठौर फैमिली की एक यंग मिस होती, अविवाहित, और तुम्हें राजधानी में कोई इस तरह का परफ्यूम बेचते हुए सुनती, तो तुम एक बोतल के लिए कितनी चांदी देने को तैयार होती? रिया राठौर ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, योर हाइनेस, अगर मैं होती तो मैं एक बॉटल परफ्यूम के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 टैलेंट चांदी देने को तैयार होती। रिया राठौर की पहचान राजधानी के अमीर परिवारों की यंग मिस और मैडम का प्रतिनिधित्व करती थी। अगर रिया राठौर एक बोतल परफ्यूम के लिए 20 चाल चांदी देने को तैयार थी, तो दूसरी यंग मिस और मैडम भी वैसी ही होंगी। तब वीर प्रताप ने कहा, मैंने क्रमशः राजधानी और सूर्य सिटी में एक और परफ्यूम की दुकान खोलने का फैसला किया है। अब से परफ्यूम की कीमत 20 टायल चांदी होगी। एक बार परफ्यूम का प्रोडक्शन बढ़ जाने पर हम छोटी पोर्सिलेन बोतलों की सुंदरता के आधार पर उचित रूप से कीमत बढ़ा देंगे। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, हालांकि वो राजधानी वापस नहीं जा सकता था, उसकी दुकानों के लिए वहां चीजें बेचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वीर प्रताप की बातें सुनकर रिया राठौर ने तुरंत कहा, योर हाइनेस, मुझे इस मामले पर अपने पिता से बात करनी होगी। वीर प्रताप राजधानी वापस नहीं जा सकता था और परफ्यूम भविष्य में निश्चित रूप से एक बहुत ही लाभदायक कमोडिटी होगी। ये तय था कि कुछ लोग इसे लालच भरी नजरों से देखेंगे, इसलिए राजधानी में एक दुकान खोलने के लिए राजधानी में किसी को इसकी देखरेख करनी होगी। वीर प्रताप स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझ गया था। वो मुस्कुराया और बोला, तो मैं कंसॉर्ट को कष्ट दूंगा। इस बिंदु पर रिया राठौर ने आगे कहा, योर हाइनेस, अगर आप सूर्य सिटी में एक परफ्यूम की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको शायद आंटी मीरा से बात करनी होगी और उनसे चौहान फैमिली को सूचित करने के लिए कहना होगा। सूर्य सिटी रिवर साउथ में स्थित है, एक ऐसा शहर जहां विभिन्न रिवर साउथ नोबल फैमिलीज इकट्ठा होती हैं और ग्रेट ड्रैगन डायनेस्टी में सबसे व्यावसायिक रूप से विकसित जगह भी है। बेशक उस जगह को रिवर साउथ नोबल फैमिलीज का इलाका भी कहा जा सकता था। सूर्य सिटी में एक परफ्यूम की दुकान खोलने के लिए किसी को उसकी देखरेख भी करनी होगी और उसे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होना चाहिए। नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज निश्चित रूप से मोर्चा नहीं संभाल सकती थीं। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की देखरेख के बिना दुकान कुछ ही दिनों में लूट ली जा सकती थी। वीर प्रताप ने कहा, मैं बाद में आंटी मीरा से बात करूंगा। इस समय मीरा चौहान आउटर कोर्टयार्ड में गश्त कर रही थी और यहां नहीं थी, इसलिए वीर प्रताप को कोई जल्दी नहीं थी। चीजें धीरे धीरे करनी थी। एक दुकान खोलने में भी कुछ समय लगता था, यह तुरंत नहीं किया जा सकता था।
इस समय दिया शर्मा चुपचाप रिया राठौर के पीछे आई और धीरे से उसके हाथ को धक्का दिया, जैसे कुछ इशारा कर रही हो। रिया राठौर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो मुस्कुराई और पूछा, योर हाइनेस, परफ्यूम की मौजूदा प्रसिद्धि काफी हद तक 100 फ्लावर हाउस के प्रमोशन के कारण है। क्या हमें मिस आयशा को मेनोर में बुलाना चाहिए ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकें? पिछले आधे महीने से वीर प्रताप हर रात मूल रूप से दिया शर्मा के कमरे में रहा था और दिया शर्मा इसे और नहीं संभाल पा रही थी। रिया राठौर और बाकी 2 महिलाओं ने भी गौर किया कि वीर प्रताप को हर दिन उनके साथ स्नेह बढ़ाना पड़ता था। रिया राठौर और प्रिया शर्मा कभी-कभी वीर प्रताप की सेवा करती थीं, लेकिन चूंकि उनके बच्चे थे, वीर प्रताप उन्हें ज्यादा जोर लगाने नहीं देता था। उसके लिए बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। दिया शर्मा 100 फ्लावर हाउस की आयशा राव को चाहती थी कि वो उसका कुछ दबाव कम करने में मदद करे, लेकिन ऐसे शब्द निश्चित रूप से एक साधारण कंसोर्ट द्वारा नहीं कहे जा सकते थे। इसीलिए उसने रिया राठौर से वीर प्रताप से बात करवाई। ये उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वे आयशा राव को धन्यवाद देने का बहाना इस्तेमाल करके उसे मेनोर में मेहमान के रूप में आमंत्रित करें। हाँ, लेकिन तुम्हें उसे अपने नाम से आमंत्रित करना चाहिए। आधा महीना बीत चुका था और जब भी वो आयशा राव के नरम और हड्डी रहित नाजुक शरीर के बारे में सोचता था, वीर प्रताप का दिल थोड़ा गर्म हो जाता था। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अभी तक 9वें रैंक में ब्रेक थ्रू हासिल नहीं किया था और अपनी अंदरूनी इच्छाओं को दबा नहीं सकता था। रिया राठौर मीठी मुस्कान के साथ बोली, मैं समझ गई। तब रिया राठौर ने मेड शिवानी जोशी से कहा, शिवानी जोशी, जाओ और मिस आयशा को मेनोर में आमंत्रित करो। उनसे कहना कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं। हाँ, योर हाइनेस। शिवानी जोशी तब 100 फ्लावर हाउस चली गई। थोड़ी देर बाद आयशा राव शिवानी जोशी से मिली। ये सुनकर के प्रिंसेस उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी। आयशा राव की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछली बार उसे मेनोर में नुकसान हुआ था, इसलिए वो अब उससे सावधान थी। आज तक उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि उसे कैसे धोखा दिया गया था। पिछले आधे महीने से वो उस दिन के डिटेल्स याद कर रही थी, लेकिन उसे कभी कोई ट्रेस नहीं मिला कि दूसरे पक्ष ने उसे कैसे ड्रग दिया था। इस बार रिया राठौर का मेनोर में आमंत्रण शायद फिर से उस लजरी फेलो द्वारा उकसाया गया था। जैसे ही उसने वीर प्रताप के बारे में सोचा, आयशा राव का नाजुक शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा। पिछली बार उस डेविल ने उसे कई घंटों तक जाने नहीं दिया, उसे पूरी तरह से एक प्लेथिंग की तरह ट्रीट किया था। आयशा राव हिचकिचाई। क्या उसे आज मेनोर जाना चाहिए या ब्लड मून टावर के लोग आने तक कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए? एक पल के चिंतन के बाद आयशा राव ने फिर भी मेनोर जाकर देखने का फैसला किया। सबसे पहले यह मेनोर का एक ऑर्डर था और एक नॉमिनल कॉर्टिसन के तौर पर वो आसानी से मना नहीं कर सकती थी। दूसरा, वो अब चौकस थी। उसे विश्वास था कि वो फिर से इसमें नहीं फंसेगी और उसने सॉफ्ट मसल पाउडर लाने की योजना बनाई थी। एक बार मेनोर के अंदर अगर वो फिर से वीर प्रताप के साथ अकेली होती तो वो सीधे उस पर सॉफ्ट मसल पाउडर का इस्तेमाल करती। इस बार उसे विश्वास नहीं था कि उसके साथ फिर से खेला जाएगा। नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन के नौकरों के साथ आयशा राव एक बार फिर उसी जगह आ पहुंची जहां उसने अपनी शुद्धता खोई थी। अपने सामने नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन की पट्टिका को देखते हुए आधे महीने पहले की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार चल रही थीं। आयशा राव ने अपनी भावनाओं को काबू करने की पूरी कोशिश की, शांत दिखने का प्रयास कर रही थी। जल्द ही नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन के नौकर आयशा राव को नॉर्थ कोर्टयार्ड ले गए। कोर्टयार्ड में घुसते ही आयशा राव ने सिर्फ वीर प्रताप को मंडप में बैठे देखा और प्रिंसेस को नहीं देखा। ये देखकर आयशा राव तुरंत समझ गए। जैसा सोचा था, इस लंपट ने उसे यहां बुलाने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया था। प्रिंसेस उसे धन्यवाद देना चाहती है। ये साफ था कि वो सिर्फ अपनी पुरानी चाल दोहराना और उसके शरीर के साथ फिर से खेलना चाहता था। आयशा राव मन ही मन हंसी। ये बार पिछली बार से अलग था।
नॉर्दर्न किंग के लिए अपनी पुरानी चाल दोहराना इतना आसान नहीं होगा। उसने तब अपने हाथ में मौजूद सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर पर अपनी पकड़ कस ली। इसे वीर प्रताप पर इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी जब वो ध्यान नहीं दे रहा होगा, और फिर उसे मोहित करने के लिए अपनी चार्म टेक्निक का उपयोग करेगी। उसकी शुद्धता लेने की हिम्मत कैसे हुई? आज वो नॉर्दर्न किंग को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ये सोचते हुए आयशा राव धीरे धीरे मंडप की ओर चली, फिर झुककर बोली, दासी योर हाइनेस को प्रणाम करती है। वीर प्रताप ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस आयशा, रिया ने कहा था कि उसे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो अभी परफ्यूम शॉप गई है। शायद कुछ देर तक वापस नहीं आएगी। कृपया बैठिए और थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आयशा राव ने कहा, जी योर हाइनेस। तुरंत आयशा राव पत्थर की मेज पर आई, फिर अपनी बादल जैसी स्कर्ट का उपयोग करके मेज पर रखी चायदानी को छुपाया और उसमें सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर डाल दिया। इस पल वीर प्रताप ने आयशा राव पर नजर डाली और उसकी व्यक्तिगत जानकारी उसकी आंखों में दिखाई दी। नाम आयशा राव, पहचान 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट, रिवर साउथ गुप्ता परिवार की गोद ली हुई बेटी, स्मोकी रेन पवेलियन की सेंटेस, 100 फ्लावर हाउस की अस्थाई ओ। ये सुनकर कि नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन उसे ढूंढ रहा था, वो तुरंत समझ गई कि ये नॉर्दर्न किंग की चाल थी। फिर भी उसने नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन जाने का फैसला किया। पहुंचने पर उसने चायदानी में सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर डाला। पहले नॉर्दर्न किंग को नशीला पदार्थ देने की योजना बना रही थी, फिर उसे मोहित करने के लिए अपनी चार्म टेक्निक का उपयोग करेगी और अंततः उससे बदला लेगी। आयशा राव की व्यक्तिगत जानकारी देखकर वीर प्रताप के होंठ हल्के से मुड़े। वो उस पर सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। ये सोचते हुए वीर प्रताप ने अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मिरिएड पॉइजन इम्यूनिटी पिल सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर का विरोध कर सकती है? बिल्कुल। होस्ट के मिरिएड पॉइजन इम्यूनिटी पिल लेने के बाद उसके पास पहले से ही मिरिएड पॉइजन बॉडी, मिरिएड पॉइजन इम्यूनिटी बॉडी है। इस दुनिया के सभी जहर होस्ट के शरीर द्वारा बेअसर किए जा सकते हैं। सिस्टम का जवाब सुनकर वीर प्रताप को राहत मिली। क्योंकि आयशा राव उस पर सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर का इस्तेमाल कर रही थी, ये उसके लिए एक अच्छा मौका था कि वो उसकी योजना को उसी पर पलट दे। फिर वीर प्रताप पत्थर की मेज पर आया। उसने 2 कप चाय डाली, एक आयशा राव के सामने रखा और दूसरा खुद पकड़ा। मिस आयशा, आपको प्यास लगी होगी। गला तर करने के लिए थोड़ी चाय पीजिए। आयशा राव जल्दी से बोली, धन्यवाद योर हाइनेस, दासी को प्यास नहीं लगी है। उसने अभी अभी इस चायदानी में सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर डाला था, वो इसे पीने की हिम्मत नहीं करेगी। सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर के बिना भी वो फिर भी नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन की चाय पीने की हिम्मत नहीं करेगी। पिछली बार की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। उसे नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन में बहुत सावधान रहना होगा और फिर से किसी जाल में नहीं फंस सकती थी। ये देखकर कि आयशा राव ने नहीं पिया, वीर प्रताप ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपना चाय का कप उठाया और सारा पी लिया। फिर वो आयशा राव के बगल में पत्थर के स्टूल पर बैठ गया। उसकी दोनों आंखें उसे घूर रही थीं। आयशा, पिछली बार जब तुम गई थी, ये किंग तुम्हारे बारे में सोचता रहा है। ये सुनकर आयशा राव का दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा। वो जानती थी कि नॉर्दर्न किंग उस पर अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। इस पल आयशा राव ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि उसने पहले ही चायदानी में सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर डाल दिया था, वरना पिछली बार वाली स्थिति फिर से हो सकती थी। आयशा राव ने तब कहा, दासी योर हाइनेस का धन्यवाद करती है कि उन्होंने दासी के बारे में सोचा। वीर प्रताप ने जारी रखा, आयशा, क्या तुमने अपनी बहनों को 100 फ्लावर हाउस में अलविदा कहा है? मैं तुम्हें वापस खरीदने के लिए कोई समय ढूंढने की योजना बना रहा हूं। आयशा राव ने एक दयनीय चेहरा बनाया और बोली, योर हाइनेस, कृपया दासी को थोड़ा और समय दें।
दासी उनसे अलग होने को तैयार नहीं है और अभी तक उन्हें इसके बारे में नहीं बताया है। वीर प्रताप कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक रुक गया, अपना हाथ सिर पर रखते हुए। अजीब है, मेरा सिर क्यों घूम रहा है? ये सुनकर आयशा राव की आंखें चमक उठी। सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर का असर हो गया था, वो अपना नाटक शुरू कर सकती थी। आयशा राव ने तुरंत घबराया हुआ चेहरा बनाया, फिर तुरंत वीर प्रताप को सहारा देने के लिए पास आई। तभी उसकी स्कर्ट मेज पर लगी और मेज पर रखी चायदानी नीचे जमीन पर गिर गई। योर हाइनेस, क्या हुआ? दासी को डराइए मत। योर हाइनेस, यहीं रुकिए, मैं तुरंत किसी को बुलाती हूं। इस समय नॉर्थ कोर्टयार्ड में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था, एक भी मेड नहीं थी। बेशक ये वीर प्रताप द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। वीर प्रताप ने सिर हिलाया और कहा, आयशा, मैं ठीक हूं। मुझे एक कमरे तक ले चलो, आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तब आयशा राव ने वीर प्रताप को नॉर्थ कोर्टयार्ड के एक कमरे तक सहारा दिया। अगर इस पल कोई और मौजूद होता तो वे निश्चित रूप से वीर प्रताप और आयशा राव दोनों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान देखते। जल्द ही आयशा राव ने वीर प्रताप को कमरे में मदद की और उसने लापरवाही से दरवाजा भी बंद कर दिया। इस पल आयशा राव समस्या की गंभीरता से पूरी तरह अनजान थी। उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी योजना सफल होने वाली थी और वो पहले से ही हिसाब लगा रही थी कि बाद में नॉर्डन किंग से कैसे निपटना है ताकि अपनी नफरत निकाल सके। वीर प्रताप के बिस्तर पर लेट जाने के बाद उसने कमजोर होने का नाटक किया और कहा, आयशा, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर हमेशा से ही थोड़ा कमजोर रहा है, मुझे अक्सर सिरदर्द और कमजोर अंग महसूस होते हैं। आयशा राव मन ही मन हंसी, थोड़ा कमजोर? पिछली बार कौन था जिसने उसके शरीर के साथ कई घंटों तक खेला था? क्या वो भी थोड़ा कमजोर है? आयशा राव समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आखिरकार ये नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन में था और मीरा चौहान भी वहीं थी। उसे जल्दी से नॉर्दर्न किंग को मोहित करना था और नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन में मौजूद मिस्टीरियस ग्रैंड मास्टर के बारे में उससे पूछना था। तुरंत बाद आयशा राव ने वीर प्रताप की आंखों में घूर कर देखा और बोली, योर हाइनेस, दासी की आंखों में देखिए। उसके शब्द खत्म होते ही आयशा राव के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई और उसने अपनी चार्म टेक्निक का उपयोग करने की तैयारी की। हालांकि इस पल वीर प्रताप ने उसका जेड हैंड पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, तुम बहुत खूबसूरत हो। आयशा राव तुरंत हैरान आ गईं। उसने पाया कि उसके शरीर की क्यूई फिर से बिखर गई थी और वो एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? नॉर्दर्न किंग ने कुछ नहीं किया। वो इतनी सावधान रही थी, फिर भी वो एक जाल में फंस गई। आयशा राव ने बिस्तर पर लेटे वीर प्रताप पर नजर डाली और उसके दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। शुक्र है, उसने नॉर्दर्न किंग पर पहले से ही सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही आयशा राव ये सोच रही थी, वीर प्रताप के बड़े हाथ ने उसे जोर से बिस्तर पर खींच लिया और वो तेजी से पलट गया, आयशा राव को नीचे देखते हुए। आयशा राव फिर से हैरान में नहीं। नॉर्दर्न किंग को उसके सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर का असर नहीं हुआ था? उसके पास अभी भी ताकत कैसे हो सकती है? और अभी अभी उसने खुद देखा था नॉर्दर्न किंग को सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर पीते हुए। आयशा राव का दिमाग खाली हो गया। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, वीर प्रताप नीचे झुका। होस्ट और आयशा राव ने एक बार करीबियां बढ़ाईं। क्यूई रिफाइनिंग आर्ट एक्सपीरियंस +20, वाइटैलिटी रेस्टोरेशन पाम एक्सपीरियंस +10। आयशा राव जानती थी कि वो खत्म हो चुकी है। पहली बार जब उसने नॉर्दर्न किंग के साथ कल्टीवेटेड फीलिंग्स की तो उसे सिर्फ दर्द महसूस हुआ। वो लगातार सोच रही थी कि उससे बदला कैसे लिया जाए, उसे कैसे मारा जाए। लेकिन सिर्फ आधे महीने के बाद जब उसने फिर से नॉर्दर्न किंग के साथ कल्टीवेटेड फीलिंग्स की तो वो सारा दर्द भूल गई
और पूरी तरह से हैरानी और उलझन की स्थिति में डूब गई। कुछ घंटों बाद मीरा चौहान नॉर्थ कोर्टयार्ड में गश्त करने आई और एक कमरे से आती आवाजों से चौंक गई। वो अभी अभी ईस्ट कोर्टयार्ड में गश्त करके आई थी और उसने रिया राठौर और बाकी 3 औरतों को वहीं साफ देखा था। तो नॉर्थ कोर्टयार्ड में ऐसी आवाजें कैसे आ सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी चुपके से नॉर्थ कोर्टयार्ड में घुस आया हो और नॉर्थ कोर्टयार्ड की किसी नौकरानी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो? ये ठीक नहीं होगा। मीरा चौहान फिर उस कमरे में गई जहां से आवाजें आ रही थीं। दरवाजे पर लगे कागज में एक छेद किया और अंदर झांका। ये नजारा देखकर मीरा चौहान जमसी रही। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा लाल हो गया और वो जाने के लिए मुड़ गई। खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ये लिटिल रास्कल एक औरत को वापस ले आया और मुझे बताया भी नहीं। उसने सोचा था कि आउटर कोर्टयार्ड से कोई आदमी इनर कोर्टयार्ड की नौकरानी के साथ चक्कर चलाने आया था, लेकिन ये तो खुद वीर प्रताप गलत काम कर रहा था। अभी अभी का नजारा देखकर मीरा चौहान और भी ज्यादा बेचैन महसूस करने लगी। मीरा चौहान ने अपने मन को शांत करने के लिए जल्दी से अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चलाई और खुद को लगातार याद दिलाती रही कि वो अपने विचारों को भटकने ना दे। सूरज ढलने पर सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल गया और आकाश आग जैसे लाल सूर्यास्त के बादलों से भर गया था। रिया राठौर और 2 शर्मा सिस्टर्स बातें करते और हंसते हुए नॉर्थ कोर्टयार्ड पहुंची। वे स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि नॉर्थ कोर्टयार्ड में क्या हुआ था। इस पल नॉर्थ कोर्टयार्ड के एक कमरे में आयशा राव वीर प्रताप की बाहों में बेसुध पड़ी थी। सूर्यास्त की आग जैसी लाल चमक कमरे में पड़ रही थी, जिससे आयशा राव की बर्फ जैसी सफेद त्वचा पर कांस्य रंग की आभा पड़ रही थी। इस पल आयशा राव पूरी तरह से होश में आ गई थी। वो जानती थी कि उसे धोखा दिया गया था। नहीं, ये कहना चाहिए कि सभी को धोखा दिया गया था। पूरी ग्रेट ड्रैगन डायनेस्टी को धोखा दिया गया था। नॉर्दर्न किंग, वो आदमी जिसने उसकी पवित्रता ले ली थी, वो बिल्कुल भी निकम्मा नहीं हो सकता था। पिछली बार नॉर्दर्न किंग द्वारा उसकी पवित्रता ले लिए जाने के बाद वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि नॉर्दर्न किंग निकम्मा नहीं था। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो सब कुछ संदिग्ध बातों से भरा हुआ था। सबसे पहले नॉर्दर्न किंग कई घंटों तक उसके साथ खेल सकता था, जो एक आम आदमी के लिए पूरी तरह से असंभव था। एक आम आदमी में इतनी स्टैमिना नहीं होती। ये तो कहना ही क्या कि बाहरी दुनिया में अफवाह थी कि नॉर्दर्न किंग शराब और औरतों से बहुत पहले ही खोखला हो गया था। इसके अलावा नॉर्दर्न किंग चुपके से उसकी कल्टीवेशन को सील कर सकता था, जिससे उसकी असाधारण क्षमता भी साबित होती थी। आज नॉर्दर्न किंग के सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर पीने के बाद वो पूरी तरह से अप्रभावित था। क्या ये कोई आम आदमी हो सकता है? क्या ये वही निकम्मा राजकुमार हो सकता है जिसके बारे में लोग बात करते थे? क्या मजाक है। अगर कोई व्यक्ति जो सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर से अप्रभावित था वो निकम्मा था, तो शायद ही दुनिया में कुछ लोग निकम्मे नहीं होंगे। जहां तक नॉर्दर्न किंग के सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर पीने के बाद सिर दर्द और कमजोर महसूस करने की बात थी, वो साफ तौर पर एक नाटक था, जिसका इरादा उसे कमरे में ले जाने में मदद करने के लिए था, ताकि वो जो चाहता था वो कर सके। ये सब सोचते हुए आयशा राव को बहुत पछतावा हुआ। वो वाकई बेवकूफ थी कि उसने सच में विश्वास कर लिया था कि नॉर्दर्न किंग सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर से प्रभावित हुआ था। हालांकि अब पछतावा करना बेकार था, जो होना था वो हो चुका था। इस पल आयशा राव फुसफुसाई, योर हाइनेस, आप मेरी पहचान शुरू से ही जानते थे, है ना? इस बिंदु पर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आमना सामना करने का समय था। वीर प्रताप तुरंत उसकी कल्टीवेशन को सील कर सकता था, जिससे साफ तौर पर पता चलता था कि वो जानता था कि वो एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट थी, और सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर के प्रभावों का विरोध करने की उसकी क्षमता ने यह भी साबित कर दिया कि वो जानता था कि सॉफ्टनिंग टेंडन पाउडर क्या था। नाटक करना जारी रखना व्यर्थ था। आयशा राव की बातें सुनकर वीर प्रताप ने आयशा राव की चिकनी नाजुक पीठ को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
कौन सी पहचान? आयशा, तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। आयशा राव ने आगे कहा, योर हाइनेस, नाटक करना बंद करो। मेरी कल्टीवेशन को तुरंत सील कर पाना कोई आम आदमी नहीं कर सकता, और आपके लिए मेरी पहचान न जानना असंभव है। मुझे बताओ, तुम मुझसे कैसे निपटना चाहते हो? चूंकि मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गई हूं, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, चाहे मारो या यातना दो। ये सुनकर वीर प्रताप पलटा, अपने हाथों से उसके सिर के दोनों ओर सहारा लेकर खुद को ऊपर उठाया और उसे नीचे देखा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मेरे 8th प्रिंस मुझ पर इतने मेहरबान हैं, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत 9 रैंक औरत भेजी है। अगर मैं उसे ऐसे ही मार दूं, तो क्या मैं बहुत निर्दयी नहीं कहलाऊंगा? वीर प्रताप की बातें सुनकर आयशा राव का दिल धक से रह गया। वाकई नॉर्दर्न किंग शुरू से ही जानता था कि उसे 8th प्रिंस ने भेजा था। आयशा राव फिर हल्की हंसी और बोली, दुनिया कहती है कि नॉर्दर्न किंग एक निकम्मा है, और यहां तक कि हिज मैजेस्टी भी आपको ज्यादा महत्व नहीं देते हुए आपको नॉर्दर्न कमांडरी भेज दिया। फिर भी आपने कभी अपना बचाव नहीं किया और नॉर्दर्न कमांडरी काफी आसानी से आ गए। नॉर्दर्न किंग ने खुद को इतनी गहराई से छिपाया है, उसकी जरूर बड़ी महत्वाकांक्षाएं होंगी। अब जब मैं जानती हूं कि तुम शुरू से ही नाटक कर रहे थे, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे चुप कराने के लिए नहीं मारोगे? आयशा राव की खूबसूरत आंखें वीर प्रताप को ध्यान से घूर रही थीं। उसे विश्वास नहीं था कि वो बचेगी। आखिर उसने नॉर्दर्न किंग के सामने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी, और नॉर्दर्न किंग कोई आम आदमी नहीं हो सकता था। शायद बाहरी दुनिया में जिसकी अफवाह थी, वो मिस्टीरियस ग्रैंड मास्टर असल में खुद नॉर्दर्न किंग ही था। वीर प्रताप ने फिर अपना हाथ उठाया, आयशा राव के मोहक गाल को सहलाया और फिर उदासीनता से कहा, अगर कोई और होता तो तुम्हें मारना वाकई संभव हो सकता था। लेकिन ये प्रिंस अलग है। ये प्रिंस तुम्हें ना केवल मारेगा नहीं, बल्कि ये प्रिंस तुम्हें अपनी फीमेल स्लेव, अपनी कॉन्क्यूबाइन भी बनाएगा, ताकि तुम बच्चे पैदा करके मेरे वंश को आगे बढ़ाओ। वीर प्रताप की बातें सुनकर आयशा राव हैरान रह गईं। हालांकि फिर वो उपहास से हंसे। वीर प्रताप ने उलझन में पूछा, क्या मेरी बातें बहुत हंसी के लायक हैं? आयशा राव ने कहा, वाकई हंसी के लायक है। क्या योर हाइनेस सोचते हैं कि मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगी? भले ही तुम मेरी कल्टीवेशन को सील कर दो, मैं तब भी आत्महत्या कर सकती हूं जब कोई आसपास ना हो। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्महत्या? ये प्रिंस बहुत उत्सुक है। तुम्हारे पास आत्महत्या करने का क्या कारण है? आयशा राव ने कहा, योर हाइनेस मुझे प्रिंस मेंशन में अपनी इच्छाओं के लिए एक साधन के रूप में कैद करना चाहते हो, फिर भी मुझसे पूछते हो कि मैं आत्महत्या क्यों करूंगी? क्या योर हाइनेस सोचती हैं कि मैं जीने के लिए ऐसी अपमान सहूंगी? वीर प्रताप ने उदासीनता से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्रिंस मेंशन में हमेशा के लिए कैद रखूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूंगा। आयशा राव का दिमाग खाली हो गया है। उसने क्या सुना? नॉर्दर्न किंग ने कहा कि वो उसे छोड़ देगा? ये कैसे हो सकता है? उनका आमना सामना हो चुका था। अगर वो उसे छोड़ देता तो क्या ये शेर को जंगल में वापस छोड़ने जैसा नहीं होगा? नॉर्दर्न किंग इतने सालों तक खुद को एक निकम्मे के रूप में छिपाने में कामयाब रहा था, जिससे साबित होता था कि वो एक बहुत चालाक आदमी था। क्या वो इतना जोखिम भरा काम करने की हिम्मत करेगा? या क्या नॉर्दर्न किंग को विश्वास था कि वो वर्धन सिटी छोड़ नहीं पाएगी? आयशा राव के हैरान करने वाले भाव को देखकर वीर प्रताप ने फिर पूछा, क्या तुम्हें ये बहुत अजीब लगता है? आयशा राव होश में आई और फिर पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि नॉर्दर्न प्रिंस मेंशन छोड़ने के बाद मैं ये खबर फैला दूंगी कि तुम निकम्मे नहीं हो? वीर प्रताप ने उदासीनता से कहा, सबसे पहले कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरे, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे मामलों का खुलासा करोगी।
कल्टिवेटेड फीलिंग्स के 2 सेशन के बाद आयशा राव की फेवरेबिलिटी पहले ही 90 तक बढ़ गई थी। खासकर आज के सेशन के बाद ये कहा जा सकता था कि आयशा राव को पूरी तरह से वश में कर लिया गया था। अगर फेवरेबिलिटी 80 से ज्यादा हो जाती है तो विश्वासघात की कोई संभावना नहीं होती। ये तो कहना ही क्या कि उसकी वर्तमान फेवरेबिलिटी पहले ही 90 तक पहुंच चुकी है।